नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं बाध्यकारी सुधारों के बारे में और ओब्लिगेटरी रिफॉर्म के बारे में। इससे पहले हमने बात करी है, पढ़ा है रिफॉर्म के बारे में। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होते हैं, भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब से शुरू हुए और क्यों शुरू हुए, ये भी कारण हमने जाने कि बीओपी क्राइसिस होते हैं जिसके कारण आईएमएफ से लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है इंडियन गवर्नमेंट को। और आईएमएफ जो शर्त रखता है हमारे सामने, वो यही रखता है कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़ेंगे, आपको जो एलपीजी है उस नीति को अपनाना पड़ेगा, तभी आपको लोन मिलेगा। और आज हम पढ़ रहे हैं ओब्लिगेटरी रिफॉर्म के बारे में। बाध्यकारी सुधार 1980 के दशक से कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्रारंभ समान आर्थिक सुधार संबंधित देशों के स्वैच्छिक निर्णय थे। 1980 के दशक में कुछ और अन्य अर्थव्यवस्थाएं भारत से अलावा ये समान आर्थिक सुधार संबंधित देशों के अपने स्वैच्छिक निर्णय थे, परंतु भारत वे मामलों में बीओपी संकट के आलोकन सरकार द्वारा लिया गया गैर स्वैच्छिक निर्णय था। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि 1980 में जो भी अलग अन्य अर्थव्यवस्थाएं रही हैं भारत देश से अलग, उन्होंने अपनी मर्जी से इन सुधारों को किया, उनकी मर्जी थी, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुरूप किया। लेकिन भारत में जो ये हुआ, ये गैर स्वैच्छिक निर्णय था, यानी भारत की मर्जी नहीं थी, इन्हें मजबूरी में करना पड़ा। बीओपी क्राइसिस की वजह से एलपीजी को अपनाना पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़े, बाध्यकारी हमें सुधार करने पड़ते हैं, इसलिए इन्हें बाध्यकारी सुधार कहा गया, क्योंकि हमारी मजबूरी थी। अगर हम ऐसा ना करते तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स को नुकसान यहाँ पे और ज़्यादा हो सकता था। आईएमएफ के ईआईएफएफ के कार्यक्रम के अंतर्गत देशों को अपनी बीओपी संकट के शमन हेतु बाह्य मुद्रा सहायता मिलती है, परंतु ऐसी सहायता अर्थव्यवस्था पर कुछ दायित्व शर्तों के साथ मिलती है। कुछ दायित्व होते हैं और कुछ यहाँ पे शर्तें होती हैं, तभी जो आईएमएफ है यहाँ पे सहायता प्रदान करता है। यद्यपि उन्हें आवश्यकता के समय बीओपी संकट में चल रही अर्थव्यवस्था के लिए तैयार और विहित किया जाता है। यहाँ यह उल्लेख करना होगा कि भारत पर लगाई गई शर्तों की प्रकृति के अनुसार सभी आर्थिक सुधारों को उनके द्वारा तैयार किया जाना था। इसका अर्थ है भारत द्वारा अनुसरित सुधार भारत और उसकी जनता द्वारा अध्यादेशित सरकार द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। हाँ, सरकार के अंदर और बाहर ऐसे अनेक विशेषज्ञ थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को सही मार्ग पर ले जाने के लिए समान आर्थिक उपायों का समर्थन किया है। कई 1970 के दशक से इसकी वकालत कर रहे थे, 1970 के दशक में ही कह रहे थे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है इसके बारे में बात की जाती है, परंतु फिर भी क्यों राव मनमोहन सरकार को भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। यह इसलिए क्योंकि उन्होंने इसका अनुसरण करना उपयुक्त समझा और इसे भारत में राजनीतिक रूप से संभव बनाया। यहाँ पे आप कल्पना कीजिए, एक सरकार राष्ट्र स्वामित्व कंपनियों को निजी क्षेत्र को बेचना चाहती है। जो आपकी राष्ट्र कंपनी है उसे प्राइवेट सेक्टर को अगर बेचना चाहती है या बंद करना चाहती है, जो कंपनियां आधुनिक भारत के मंदिर होंगी, जनमानस को समझा दिया गया कि सरकार आईएमएफ के दिग्गजों, साम्राज्यवादी ताकतों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों आदि के आगे झुक गई है। जो सरकार है वो आईएमएफ के सामने झुक जाती है। अर्थव्यवस्था के अनेक वर्गों में ऐसी धारणा है कि आर्थिक सुधारों की राजनीतिक से भारत को लाभ की तुलना में अधिक हानि हुई है। अनेक वर्ग ये मानते हैं कि आर्थिक सुधारों की राजनीति से जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं, इससे फायदे की जगह भारत को कई नुकसान यहाँ पे उठाने पड़ते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि आर्थिक सुधार जो हुए हैं इनको लेकर राजनीतिक सहमति नहीं थी। सभी वर्ग यहाँ पे सहमत नहीं थे, लेकिन ना सहमति के बिना भी ये हमें मजबूरी में करना पड़ा था। यहाँ पे बाध्यकारी सुधार हम यही कहना चाह रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरियाँ रहीं। ये मजबूरियाँ तो हमने पढ़ ली है, लेकिन कोई भी यहाँ पे तैयार नहीं था, अब हम ये भी पढ़ रहे हैं। यह सही है कि बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली में लोकतांत्रिक परिपक्वता आती है, परंतु इसमें समय लगता है। जहाँ जनमानस अनभिज्ञ जो लोग हैं और अज्ञानी हो
समय अधिक लगता है। जहाँ लोग अधिक अज्ञानी हो, जो लोग होते हैं, जनमानस होते हैं, तो वहाँ अधिक समय लगता है इन चीज़ों को समझने में। ऐसी स्थिति में धर्म, जाति इत्यादि के संवेदनशील मुद्दे हैं, अपनी स्वयं की भूमिका यहाँ पे निभाते हैं। IMF की विस्तारित कोष सुविधा EFF से जुड़ी शर्तें जिन्हें भारत को पूरा करना था निम्न प्रकार की थी। क्या शर्तें थी जो IMF द्वारा रखी गई थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पहली शर्त ये थी रुपये की विनिमय दर में 22.8% की कमी करना, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के समक्ष 21 रुपये से गिरकर 27 रुपये प्रति डॉलर हो गया और डॉलर की मांग यहाँ पे थोड़ी मंद पड़ी। दूसरी है जो कस्टम ड्यूटी की शीर्ष दर को वर्तमान 130% से कम करके 30% पर लाना, जिसे भारत द्वारा 2001 में पूरा कर लिया गया था, तथा सभी आयात योग्य वस्तु को मुक्त सामान्य लाइसेंसिंग ओपन जनरल लाइसेंसिंग OGL के अंतर्गत करना। इसके अंतर्गत आयात पर लगे सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना अनिवार्य किया गया। तीसरी शर्त थी आयात शुल्क में कमी से होने वाली सरकार की कर प्राप्ति को पूरा करने के लिए उत्पाद कर, जो आपकी एक्साइज ड्यूटी है, उसमें 20% की वृद्धि करना। और चौथा है यहाँ पे सरकारी व्यय, वेतन है, पेंशन है, जो भी आपकी आकस्मिक निधि है, छूट दी जा रही है गवर्नमेंट के तहत जो भी किसी चीज़ों पर, प्रतिरक्षा व्यय है, ब्याज है, इसमें प्रतिवर्ष 10% की दर से कमी करनी पड़ेगी। तो ये 4 शर्तें IMF द्वारा रखी गई भारत को लोन देने के लिए। मिश्रित आर्थिक प्रणाली में पूर्व एशियाई देशों की सफलता 1997-98 के दौर के वित्तीय संकट को ध्यान में रखने के बावजूद इस दौर की अन्य अर्थव्यवस्थाओं में बिल्कुल अलग दिखती है, जो वाशिंगटन सहमति वाले योजना मॉडल का अनुसरण कर रहे थे। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं न केवल उच्च वृद्धि दर बनाए रखने में सफल रही, जो आपकी पूर्वी एशियाई की अर्थव्यवस्थाएं थी वो केवल हाई ग्रोथ यहाँ पे दर बनाए रखने में सफल रही, बल्कि गरीबी भी घटाई, शिक्षा पर अच्छा करा उन्होंने, बेहतर करा, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने में भी उन्होंने सफलता पाई। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने एक ऐसी विकास रणनीति को आगे बढ़ाया जिसमें अर्थव्यवस्था में राज्य सरकार एवं निजी बाजार की भूमिका बहुत ही उपयुक्त संतुलन बनाया गया था। जो पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं थी हमारी, उन्होंने स्टेट और प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका थी उनके बीच में एक संतुलन बनाया। यह वास्तव में एक नए प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जो कि स्थायी रूप से ना तो राज्य हस्त थे और ना ही मुक्त बाजार के पक्ष में झुकी थी, बल्कि अर्थव्यवस्था की सामाजिक आर्थिक दशाओं इस जरूरतों के हिसाब से इन दोनों का एक संतुलित मिश्रण स्थापित किया जा रहा था। पूर्वी एशियाई देश बाजारोन्मुख नीतियों से चल रहे थे, जिनमें प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलता है, बाजार को बढ़ाने तथा उसे अभिशासित करने के लिए, ना कि उसे प्रतिस्थापित करने के लिए। यहाँ पे हमने पढ़ लिया बाध्यकारी सुधारों के बारे में, क्या थे वो। IMF 4 शर्तें रखता है हमारे सामने और हमें वो माननी पड़ती है, क्योंकि हमें अपना जो BOP क्राइसिस था और इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो भी काफ़ी ख़राब थी, उन्हें सुधार लाने के लिए। अब हम पढ़ते हैं आर्थिक सुधारों की युक्तियाँ, मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इनके मेजर्स क्या थे? इसमें 2 प्रकार की युक्तियाँ शामिल होती हैं, 2 प्रकार के मेजर्स शामिल होते हैं हमारे। पहला है समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थिरीकरण युक्तियाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबलाइजेशन मेजर्स। इन उपायों द्वारा अर्थव्यवस्था की सकल मांग को, जो आपकी संपूर्ण मांग है, उसको बढ़ाया गया, कोशिश की गई उसको बढ़ाने में, और लोगों की जो परचेसिंग पावर है उसमें वृद्धि करके, यानी कि लोगों की परचेसिंग पावर को बढ़ाया जाता है ताकि जो डिमांड है आपकी वो बढ़ जाए। इससे इकोनॉमी जो है आपकी वो संतुलन में आ जाती है।
दूसरा पढ़ते हैं हम संरचनात्मक सुधार युक्तियाँ। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करते हैं। इन उपायों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में जो सकल आपूर्ति है उसको बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया था। निहितता इसके अंदर है उत्पादन प्रक्रिया को उन्मुक्त अनशैकल करके। इससे स्वतः ही खुदी जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होगी, ताकि वह संवर्धित उत्पादकता और उत्पादन की अपनी क्षमता तलाश कर सके। लोगों की खरीद क्षमता को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था की बढ़ी हुई आय की आवश्यकता है। लोगों की जो इनकम है अगर वो बढ़ेगी तभी तो इकॉनमी में जो डिमांड है वो बढ़ेगी और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। तो इससे जो इकॉनमी का जो सर्कल है वो चलता रहेगा। जो कार्यकलापों के बढ़ते हुए स्तरों में आती है, इस प्रकार प्राप्त आयों को लोगों में वितरित किया जाता है, जिनकी क्रय शक्ति बढ़ाई जाती है। यह समष्टि अर्थव्यवस्था नीतियों के उपयुक्त सेट को सही ढंग से प्रारंभ कर संभव होगा। लक्षित जनसंख्या में जो इन्होंने टारगेट्स रखे से उन पॉपुलेशन में आय को वितरित होने में समय लगता है, परंतु सरकार द्वारा आपूर्ति को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम अर्थात उत्पादन बढ़ाना स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि उत्पादन पूंजीवादी द्वारा किया जाता है। जो आपके पूंजीवादी लोग होते हैं वो उत्पादन करते हैं। इसलिए जो प्रथम दृष्टिता है वो ऐसे अक्रिय सुधार उपायों अमीर समर्थक और उद्योग समर्थक या पूंजीवादी समर्थक लगते हैं, जिन्हें भिन्न भिन्न नामों से यहाँ पे जाने जाते हैं। अज्ञानी जो लोग हैं, जो ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं इकॉनमी के बारे में या इन चीज़ों के बारे में, वो ऐसे तर्क में आसानी से आ जाते हैं। जो अमीर सार्थक हैं वह अनिवार्यतः गरीब विरोधी हैं, परंतु आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में ऐसा नहीं है। जब तक अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि दर प्राप्त नहीं करती है, जनमानस की क्रय शक्ति कहाँ से बढ़ेगी और बढ़ी हुई आय पर हर किसी तक पहुँचने में समय लगता है। जब तक जो आपकी इकॉनमी है वो उच्च वृद्धि हाई ग्रोथ यहाँ पे नहीं प्राप्त कर लेगी, तब तक क्रय शक्ति किसी की नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि क्रय शक्ति जब बढ़ेगी तभी यहाँ पे हाई ग्रोथ यहाँ पे कोई इकॉनमी हासिल करेगी। यदि अर्थव्यवस्था में राजनीतिक स्थिरता ना हो तो अस्थिर और निरंतर बदलती सरकारों द्वारा निर्धारित अल्प अवधि लक्ष्यों के कारण इस प्रक्रिया में और अधिक समय लग सकता है, जैसा कि ठीक भारत के मामले में। अब हम पढ़ते हैं एलपीजी के बारे में। एलपीजी क्या था आपका? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भारत में सुधारों की प्रक्रिया को 3 अन्य प्रक्रियाओं अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे एलपीजी कहा जाता है। ये अन्य सुधार थे आपके। सुधार बहुत तरीके के होते हैं। 1991 में एलपीजी एक मुख्य सुधार होता है। बाकी आपका जो जैसे लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, जो क्रय शक्ति है, परचेसिंग जो पावर है, उसे बढ़ाया जाता है ताकि जो इकॉनमी है वो उनका जो सर्कल है वो चलता रहे। और 3 प्रक्रियाएं एलपीजी जो है आपकी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे एलपीजी कहा जाता है। यह 3 जो प्रक्रियाएं हैं ये भारत द्वारा प्रवृत्त सुधार प्रक्रिया के लक्षणों को वर्णित करती है। स्पष्ट रूप में उदारीकरण सुधार की दिशा, निजीकरण सुधार के मार्ग और वैश्वीकरण सुधार के अनंत लक्ष्यों को दर्शाता है। इन शब्दों का वास्तविक अर्थ और सही अभिप्राय विश्व भर में और विशेषकर भारत में प्रयुक्त इन शब्दों के अर्थों से समझना उपयोगी होगा। तो यहाँ पे एलपीजी के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत होती है 1991 में। भारत के विकास के दौर को 2 तिथियों के हिसाब से देखा जाता था। एक तो 1950 से 1990 तक जो चला आपका, और दूसरा जो 1991 से अब तक चल रहा है 2022 तक। तो ये 2 प्रकार से देखा सकता था तिथियों में। आगे है उदारीकरण। तो पहला आएगा हमारा उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। एलपीजी होगा आपका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तीनों को ही आपका एलपीजी को। और ये छोटा ही चैप्टर है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।